नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आजकल दो जज सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी चर्चा में हैं और दो जज से मतलब सूर्यकांत और पारदीवाला से नहीं है, जो उन्होंने नुपुर शर्मा पे जो अपने विचित्र बयान दिए थे, उनके संदर्भ में तो हमने पहले ही वीडियो बना दिया है। अभी जो दो जज चर्चा में है वो है एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी यूएसए गए थे, वहाँ एक उनके सम्मान में समारोह था और वहाँ पे उन्होंने कुछ बातें बोली है, रमन्ना साहब, और दूसरे हैं पारदीवाला साहब जो सूर्यकांत और पारदीवाला जो उनका संयुक्त स्टेटमेंट जो था उस दिन नुपुर शर्मा पे, वो है। सबसे पहले इन दोनों जजों के बारे में बात करने से पहले, और क्यों मैं इन्हें चुन रहा हूँ, इन दोनों ने एक दिन आगे पीछे करके कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं, ये जहाँ भी बुलाए गए थे वहाँ पे, उससे हमें काफ़ी आपत्ति है। आपत्ति का तात्पर्य इससे है कि आपत्ति नॉर्मली ये नहीं है कि ये ऐसे कैसे कर सकता है, ये नहीं, प्योरली संवैधानिक तरीक़ों से अगर देखा जाए और कॉमन सेंस के तरीक़ों से देखा जाए कि जज लोग जब कहीं पे भी जाते हैं तो प्रवचन देने लगते हैं कि क्या होना चाहिए, जुडिशरी हमारी अकेली स्वतंत्र संस्था है और कैसे जो है इसे पब्लिक क्रिटिसिज्म के दायरे में नहीं आना चाहिए, इस तरह की बातें। वो ऐसा क्यों करते हैं हमें नहीं पता, क्योंकि जुडिशरी एक तरह से ऐसी एक संस्था बन गई जो एक क्लोज्ड बॉडी है, जो अपने आप को हमेशा ही आलोचना से परे रखना चाहती है, और इन्होंने ऐसे टूल्स एम्प्लॉय कर रखे हैं, इनके पास ऐसे संसाधन हैं कि ये चाहे अगर तो आपको परेशान कर देंगे। मतलब रैंडम वकील कहीं से भी उठ के आपके ऊपर जो है अवमानना की नोटिस का मतलब भेज देगा, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कह देंगे कि हाँ चला, और 200 जगह आपके साथ एक बार में अवमानना के नोटिस चलेंगे, और ये अगर ईगो पे ले लें तो आपको एक एक जगह बुला बुला के परेशान कर दिया जाएगा। वही अगर आप पावरफुल वकील हैं तो आप लगातार पंगे लेते रह सकते हैं और आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अंत में न्याय व्यवस्था को ही उसके चरणों में लौटना पड़ता है और 1 रुपया लेके उसे माफ़ करना, वो भी गिड़गिड़ा के खुद मांगते, करे यार 1 रुपया लो, रफा दफा करो। अब प्रश्न है कि क्या न्यायिक व्यवस्था आलोचना से परे होनी चाहिए? उत्तर एक कोई भी सामान्य बुद्धि विवेक का व्यक्ति दे देगा कि नहीं। क्यों होगा? जब हम संविधान की बात करते हैं, एक प्रजातंत्र की बात करते हैं, एक लोकतंत्र की बात करते हैं, तो वहाँ पे इसके 3 मुख्य अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जब आप किसी उद्दंड आईएएस ऑफिसर द्वारा सड़क पे किसी बंदे का फ़ोन छीन के तोड़ देना, उसको लाठी से मारना, पीटना, शादी में गया तो दूल्हे को, त्रिपुरा वाला कांड आपको याद होगा, गर्दन पकड़ के ढकेल देना, पुरोहित को पीटना, ये सब होता है तो हम क्रिटिसाइज करते हैं, वो हम कर सकते हैं। नेता तो लगातार गालियां सुनते ही हैं, नेता को नेता गालियां देते हैं, नेता को जज गालियां देते हैं, नेता को जनता गालियां देती है, ये सब भी चलता रहता है। जब हम इन 2 अंगों को गालियां दे सकते हैं तो बाकी ऐसा हमारी पर्टिकुलर जुडिशरी में क्या है कि हम उन्हें अपनी आलोचना का शिकार नहीं बना सकते हैं। इनका एक जो सबसे बड़ा डिफेंस आता है वो ये आता है कि अरे नहीं, जुडिशरी को अगर आप आलोचना उसकी करने लगेंगे ना तो एक ख़राब सा प्रेसिडेंट सेट होता है, और हम लोग जो है मतलब आपको समझ में नहीं आता है ना कि लीगैलिटीज़ क्या क्या हैं, उसमें क्या बोला गया है, तो इसलिए आपको नहीं करना चाहिए। मतलब जुडिशरी को, न्यायपालिका की, न्यायतंत्र की आलोचना करने के लिए मुझे जो है आईपीसी, सीआरपीसी, संविधान, इस सब का ज्ञाता होना पड़ेगा। हम अपना कॉमन सेंस नहीं लगा सकते कि अगर आपसे पूछा गया है कि नुपुर शर्मा की सारी प्राथमिकियों को, एफआईआर्स को एक जगह क्लब कर दिया जाए, तो आप जो है ज्ञान देने लगते हैं कि उसके कारण आग लगी हुई है, उसके कारण उदयपुर वाला कांड हुआ है, फलाना डिमका। क्या हम इसकी आलोचना नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं और करना भी चाहिए। अब मैं दोनों जजेज
जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना साहब हैं और पारदीवाला, इन दोनों के स्टेटमेंट्स के कुछ हिस्से आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या क्या समस्या है और क्यों ये लोग एक तरह से अपने आप को ब्रह्मांड के संचालक माने बैठे हुए हैं और इन्हें लगता है कि ये जो कहेंगे वही होना चाहिए और ये किसी भी तरह की आलोचना से परे। एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि अमेरिका, देखिए अमेरिका में चूंकि दे रहे थे और गोरी चमड़ी से तो एक आसक्ति है ही हम लोगों की, भारतीय लोगों की, और ख़ास करके आपको कहीं रिकग्निशन बाहर में मिल रहा है तब तो और आप एकदम चरणों में बिछ ही जाना चाहते हैं। तो वहाँ जाके इन्होंने जो बातें बोली कि अमेरिका जो है अलग अलग संस्कृति के लोगों को, अलग अलग तरह के लोगों को, उनको एक्सेप्ट करता रहा, इंक्लूसिव रहा है। इस कारण से अमेरिका आज ऐसा जो है टैलेंट का एक हब बन गया, फलाना ढिमका जो भी है। अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला? वो भारत से आते हैं तो शायद उन्हें लगता होगा कि भारत ऐसा नहीं करता है। मतलब जिस राष्ट्र की प्राचीनतम पुस्तकों में विभीषण द्वारा शरण में आने की बात, वहाँ से लेके, और ये जो पारदीवाला है पारसी, इनको जब खदेड़ा था मुसलमानों ने तब आके यहाँ पे बचे। मतलब यहूदियों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को किसको भारत ने शरण नहीं दी है, हमने शरण दी और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा और लंबे समय तक भुगतना पड़ा। अभी आप अमेरिका में बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। अमेरिका कितनी पुरानी डेमोक्रेसी है? 400 साल, 400 साल से ज़्यादा नहीं है अगर उनका पूरा हम देखें कॉलोनियल टाइम्स से। और कहाँ के लोग आए, कैसे लोग आए वहाँ पे? चोर लुटेरे जिन्हें डिपोर्ट किया जाता था वो लोग वहाँ पे गए और जो भी उन्होंने बनाया। और आज देखिए, आज अमेरिका कहाँ पहुँच गया है। हर आए दिन स्कूलों में बच्चों के ऊपर शूटिंग होती है। गन कंट्रोल लॉ एक हाउस पास करती है, दूसरी हाउस उसको निरस्त करेगी, ये तय। मास शूटिंग्स जो है अमेरिका का पर्याय बन गया है। वो कल्चर के कारण आप देख रहे हैं कि लोग सड़कों पे आ रहे हैं, दंगे कर रहे हैं और सत्ता जो है वो बस खड़ी होकर देख रही है। भले उसकी जीडीपी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस पेस से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं वो सबको दिखेगा। और भारत इन्हीं कॉलोनियल लोगों के द्वारा, औपनिवेशिक शक्तियों के द्वारा 200-300 साल तक, और उसके बाद फिर इस्लाम और तरह तरह के लोग आए, 800-900 सालों तक विदेशी आक्रांताओं के द्वारा सताए जाने के बाद भी आज खड़ा है और आज अमेरिका जैसी ताकतों से नज़र में नज़र मिला के बात करता है और हम ऊपर जाने की तरफ है। हमारे यहाँ उस तरह की समस्याएं नहीं है। खैर, ये पूरा का पूरा एक अलग ही विषय हो जाएगा। तो अमेरिका में जाके अमेरिका का गुणगान करना ठीक है, लेकिन उसके बाद जो आपने कहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अशोभनीय है कि आप भारत के बाहर जाकर चीफ जस्टिस होते हुए आप रेमेडीज जो है जहां पे आप हैं वहां पे नहीं कर रहे। आप लोअर कोर्ट्स में अपॉइंटमेंट्स क्यों नहीं हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा रिक्तियां क्यों हैं, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आपके हाई कोर्ट्स, उसमें सीट्स जो हैं परपेचुअली 1/4 1/3 खाली ही रहती है, उसको आप मेंड करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, बाकी जगह जाके ज्ञान देंगे कि अमेरिका टैलेंट को अट्रैक्ट करता है, फलाना ढिमका। अब इन्होंने जो एक बात कही थी और वो बहुत चर्चा में आई, वो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर बोला और जुडिशरी से क्या संबंध है। और उन्होंने बोला कि यहाँ की जो सत्ता में पार्टियां रहती है वो चाहती हैं कि जुडिशरी उनके कार्यों को इंडोर्स करे, मतलब उनकी बड़ाई करे, और जो अपोजिशन में पार्टियां होती हैं वो चाहती हैं कि जुडिशरी जो है सत्ता द्वारा पास किए गए कानूनों को मतलब निरस्त कर दे या जो भी है, और इसमें हमें आना पड़ता है। अगर जुडिशरी ने, रमन्ना जी आप तो आगे पूरा बताया आपने कि कॉन्स्टिट्यूशन की समझ नहीं है लोगों में,
आप लोगों में तो समझ है ना, आपकी तो मतलब मेन पुस्तक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो क्या आपने डिमार्केट किया है? आप किस आधार पर संसद द्वारा पास किए गए कानूनों को रजिस्टर कर लेते हैं उस पर सुनवाई करने के लिए? संसद तो सुप्रीम है, चेक्स एंड बैलेंसेस की बात होती है, लेकिन अंततः संसद ने अगर कुछ पास कर दिया कानून तो फिर आपको उसमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, अनलेस एक्चुअल में वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, आधारभूत जो उसमें कही गई बातें उसके विरोध में आ जाए, तब तो मुझे समझ में आता है कि आप जो कह रहे हैं वो उचित कह रहे हैं। लेकिन ऐसा हर बार तो नहीं होता है। धारा 370 पे आपने सुनवाई के लिए जो है वो तैयारी कर ली, जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ एक अस्थायी प्रोविजन है, उसमें क्या ऐसा है कि आप स्वयं ही तो यू आर प्लेइंग टू द गैलरी। आपको लगता है कि आप सर्वे सर्वा एंड यू आर एंटाइटल्ड टू गिव ओपिनियन ऑन एवरी शिट दैट इज गेटिंग थ्रोन एट यू बाय द अपोजिशन पार्टीज। तो ये तो आपकी समस्या है ना, इसमें पॉलिटिकल पार्टी की क्या समस्या है? आपके पास जो केसेज आते हैं उसको आप निरस्त कर दीजिए, आप रजिस्टर मत कीजिए, जिसमें कोई स्कोप नहीं है उसको सुने जाने का। लेकिन नहीं, ये सब इसलिए होता है कि आप लेड आउट प्रिंसिपल्स जो हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं। यू फॉलो द विम्स ऑफ द लॉयर्स, जिनका क्लाउट अधिक है। वो आपके पास जो है, मतलब देश में 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, 1,80,000 मामले ऐसे हैं जो 30 सालों से चल रहे हैं। 1/4 केस ऐसे हैं इनमें, जो लोअर कोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, 25-25 सालों से चल रहा है, खींचा जा रहा है। कितने परिवार प्रभावित होते हैं? आपको वो सब नहीं करना, आपको इन बातों पे ज्ञान देना है पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है। आप चलिए ना भाई, आपके सामने जो संविधान है, आप संविधान सम्मत निर्णय तो लीजिए। आप क्यों लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज कुछ भी करते रहे? आप बोलिए कि हमको इसमें नहीं पढ़ना। और काफी सारे कई सारे पूर्व के जजों ने ऐसे डिसीजन दिए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ये लेजिस्लेचर का मामला है, आप हमारे पास मत आइए, आप वहीं पे उसको निरस्त कीजिए। वो आप नहीं करते हैं और ज्ञान देते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि हम उसको इंडोर्स करें और अपोजिशन चाहती है हम उसको इंडोर्स करें और पास किए हुए कानूनों के ऊपर टिप्पणियां करें। अगला इन्होंने जो बोला उसी लाइन में बोला था कि न्यायपालिका एकमात्र स्वतंत्र संस्था है इस देश की। जुडिशरी इज द ओनली इंडिपेंडेंट ऑर्गन। देखिए, अपने कॉलेजियम में अपने भाई, चाचा, भतीजा ये सब को चुनने में तो वाकई आप सही में काफी इंडिपेंडेंट स्वतंत्र तो संस्था है ही इसमें। मतलब एक लाइन में यही होता है कि अपने आप से कितना भरा हुआ व्यक्ति और संस्था जो ये बात बोलेगा एक फॉरेन नेशन में जाके, आप बोल रहे हैं कि लेजिस्लेचर आपकी करप्ट है, एग्जीक्यूटिव आपकी करप्ट है, लेकिन आप जो है अकेली इंडिपेंडेंट संस्था है। क्या है, कोई सर्वे हुआ था इस पे? ये कहां से आए? ये तो आपके विचार हैं, और आपके विचार जो सामान्य जनता को आपको लेकर विचार है उससे बिल्कुल अलग है। आप किन केसों को कितनी शीघ्रता से लिस्ट करते हैं, आपका जो पंजीकरण कार्यालय है जहां रजिस्टर होता है केस, वो वकीलों का नाम देखता है, और ये सारी चीजें आउट इन द ओपन है। मुझे कोई प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, और प्रूव करने बोलिएगा तो फिर ऐसे लॉयर्स हैं जो प्रूव करेंगे। तो आप ये कैसे कह देते हो कि इंडिपेंडेंट हो? इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? इन्फ्लुएंस। आप लोग अपने ही बार एसोसिएशंस जो हैं उसके हाथों आप लोग एक तरह से ब्लैकमेल होते हैं। जिस वकील का जितना ज्यादा क्लाउट है उसकी केस पहले सुनी जाएगी। और क्या आप ही की संस्था के जजों ने, मार्कंडे काटजू ने, यह नहीं कहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में कि देयर इज समथिंग रॉटिंग है, यहाँ कुछ सड़ गया है?
यह कहना कि आप भ्रष्टाचार से स्वतंत्र हैं, आप वकीलों के इन्फ्लुएंस से स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र होकर किसी केस की सुनवाई करते हैं, है ना भाई। गोधरा वाला अभी ही आया, आफ्ताब आलम नाम के जज थे, उनके बारे में दूसरे एमबी सोनी जो थे उन्होंने क्या बोला, तीस्ता सेतलवाड़ का सारा मामला एक ही जज के पास क्यों जाता था। इसी तरह प्रशांत भूषण ने भी कई बार, उनका भी तो यही था कि कुछ जजेज हैं जिनके पास एक पर्टिकुलर, अगर मर्जर एंड एक्विजिशन का होगा या किसी व्यवसायिक घराने का या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का केस है, वो घूम फिर के जो है एक ही जज के पास कैसे पहुंच जाता है। तो इसमें आप इंडिपेंडेंट कैसे हैं? इन सब पे आपको सोचने की आवश्यकता है कि इससे पहले कि आप बोलते ना भाई कि हम लोग तीनों इंडिपेंडेंट हैं, या तो इस बात की कोई आवश्यकता नहीं। यहां पे ये वन अपमैनशिप कहां से, जबकि आपकी पूरी व्यवस्था सड़ी हुई और लचर है। अभी देखिए अगला जो इनका स्टेटमेंट है, विगरसली प्रोमोटेड इग्नोरेंस अमंग जनरल पब्लिक टू रन डाउन जुडिशरी। पूरी जनता को ये मूर्ख बोल रहे हैं कि पूरा जो ये लोकतंत्र है जिसमें लोग इनकी आलोचना करते हैं वो सारे मूर्ख हैं, वो इग्नोरेंट हैं, उन्हें जानकारी नहीं है और वो इस तरह के इग्नोरेंस को प्रमोट करते हैं। ये एक सामान्य भावना बनी हुई है जनता में और वो चाहते हैं कि पूरे न्यायपालिका को हम जो है खींच दें, चढ़ जाए, उसको सपाट बना दे। मतलब आप समझ ही गए भाव क्या है। लोगों की सामान्य बुद्धि पे इस तरह का मतलब प्रश्न उठाना ये बताता है कि आप उसी एलिटिस्ट कॉलोनियल माइंडसेट से आते हैं जहां ये माना जाता है कि अंग्रेजी बोलना जो है बहुत ही गुणी व्यक्ति हैं, जो टाई पैंट पहन लिया वो बड़ा ही सुशिक्षित हो जाता है, और वो व्यक्ति जो 25-25 सालों से चप्पलें घिस रहा है उसको न्याय नहीं मिलता है। कुछ लोग तो जनरेशन दर जनरेशन केस के मामले में जो है जा रहे हैं। हम में, आप में, सबके घर में या परिवार में या आपस में दोस्त को आप जानते होंगे जो कोर्ट केस के चक्कर में बर्बाद हो गया। अभी एक केस में बीबीसी हिंदी पे पढ़ रहा था कि 40 सालों से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के घर में रह रहा था, आइडेंटिटी फॉर्ज करके कि मैं उसका बेटा हूं, उसकी संपत्ति बेच रहा था और वो केस 40 साल चल गया। एक सिंपल डीएनए टेस्ट या 5 गवाह बुला लेने थे कि वो जो कह रहा है वो सत्य है या नहीं, लेकिन वो 40 साल चला। नुपुर शर्मा के मामले में जो हुआ उसके लिए क्या हमें मतलब कुछ सेक्शंस की जानकारी होनी चाहिए क्या? लॉ की, कानून की, विधि शास्त्र का विधिवेत्ता होने की आवश्यकता नहीं है। नुपुर शर्मा केस में जिस तरह के स्टेटमेंट आए हैं और उसका जो क्रिटिसिज्म हुआ, दैट इज नॉट vigorously promoted ignorance to run down judiciary. That is common sense. How come the question which was never asked was being answered in form of Nupur Sharma's statement, loose tongue set the whole country on fire? Was it Nupur Sharma's loose tongue, or have you lost your mind and tongue both at the same time? Will these statements not be quoted by the accused, जिन्होंने गर्दनें उतारी हैं, जिसके लिए जमीयत उलेमा हिंद जैसी संस्थाएं अपने वकीलों को उतारेगी? Are they not going to quote your statements? वो आदेश में है नहीं है उससे क्या मतलब है? आप जब इस तरह की बातें करते हैं तो क्या आम जनता का बुद्धि विवेक जो है वो इवेपोरेट कर जाता है? हमारा गर्मी ज्यादा है तो दिमाग हमारा पिघल के कान से वाष्पीकरण हो गया उसका। हमारे यहां
आम जनता में ये विगरसली प्रमोटेड इग्नोरेंस नहीं है। यू गाइज आर आउट ऑफ टच विथ रियलिटी। आपने स्वयं को इतने ऊंचे स्थान पे रख रखा है कि आपको नीचे हम लोग जो है कीड़े मकोड़े नजर आते हैं कि इसको अजीत भारती कौन है, चलो इस पे कंटेम्प्ट का केस मसल दो साले को। यू ट्रीट अस लाइक शिट। इसीलिए जब हम आप पे प्रश्न उठाते हैं देन यू कम विद दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। अगला जो इनका स्टेटमेंट है वो इनका कहना है कि जो तीनों ऑर्गन हैं लोकतंत्र के, उनमें से कुछ लोगों ने समझा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसकी समझ नहीं है कि कैसे कार्य करना चाहिए, संविधान क्या कहता है। अब मुझे रमन्ना साहब ये बताइए कि बाकी का छोड़ देते हैं, मान लेते हैं मोदी को समझ में नहीं आता है, सोनिया गांधी को समझ में नहीं आता है, जो भी, और हम लोग तो सर तब कीड़े मकोड़े ही, हमें क्या समझ में, हमने लाभ ही नहीं किया है तो हमें क्या समझ में आएगा। आप ये बताइए कि आपको तो समझ है संविधान की भी समझ है, आपकी उम्र भी ठीक ठाक है, आप किसान के पुत्र भी स्वयं को बता रहे थे, ये सब चीज़ है, आप भारतीय समाज से ही आए हैं, आगे भी बढ़े हैं। मुझे ये बताइए कि शाहीन बाग के समय जो हुआ सीए, क्या वो प्रोटेस्ट इलीगल नहीं था? मेरी समझ तो इंसेक्ट कितना छोटा था, इतना उसमें दिमाग कितना होगा, मतलब इस पेंसिल के टिप बराबर होता होगा, वो भी ठीक से मतलब काम करता है या नहीं करता होगा। मुझे लेकिन लगता है कि सर अगर किसी हाईवे को ब्लॉक किया गया और वहाँ स्ट्रक्चर्स खड़े किए जा रहे हैं और उनके कारण लखनऊ के परिवर्तन चौक पे वायलेंस होता है, पुलिसकर्मी घायल होते हैं, उसका रिजल्ट जो है सीलमपुर में दंगा होता है, मौजपुर, चांदपुरा जो है, जाफराबाद है, भजनपुरा है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगे होते हैं, 53 लाश गिर जाती है। तो मुझे लगता है सर एक सामान्य व्यक्ति होने के कारण कि जहाँ पर अमित शाह की पुलिस फेल कर गए फॉर नोन रीजन्स, उन्हें वोट चाहिए थे दिल्ली के चुनाव में, एक्सपोज कर देंगे एज द आईटी सेल सेज, तब आप क्या घास छील रहे थे? आपने उसको रोकने के लिए क्या किया? आपने कहा कि हम इंटरलॉक्यूटर्स भेजेंगे जो उनसे बात करेंगे। आप 50-60 साल के होंगे, अनुभवी व्यक्ति हैं, क्या आपको लगा वो सब देख के वो जिस तरह का प्रोटेस्ट था कि वो समझने वाले लोग हैं? जो माएँ अपने नवजात शिशुओं को 110 साल में सबसे अधिक पड़ रही सर्दी में मार देती है सड़क पे बिठा के, आपको लगता है उसको आपके इंटरलॉक्यूटर समझा देते? उससे पहले 16, 17, 18 दिसंबर को जामिया में जो दंगे हुए, आगजनी हुई, आपको लगता है वो लोग समझने के लिए आए थे? आपको नहीं पता था कि ये कहाँ जा रहा है? 5, 6, 7 तारीख को जेएनयू में जो पत्थरबाजी हुई उसमें भी उन्हीं के लोग थे, जामिया के स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे। ये तो कॉमन सेंस की बात थी। कॉमन सेंस की बात है कि मेरे राइट ऑफ मूवमेंट को, मेरे राइट टू वर्क को आप नहीं रोक सकते। फंडामेंटल राइट के बारे में यही होता है ना कि मेरी नाक जहां वहां पहुंचने लगते उसको टच करेगा, वहां पे दूसरे का फंडामेंटल राइट खत्म हो जाता है। राइट टू प्रोटेस्ट है तो आप प्रोटेस्ट कीजिए ना भाई। आपने देश को हजारों करोड़ का आर्थिक नुकसान करवाया। क्या ये बातें जुडिशरी के ऑफिसर्स को, आप जैसे महाविद्वान व्यक्तियों को ये समझ में नहीं आया? चलिए मान लेते हैं कि आपके पास पूरे जीवन में पहली बार ऐसा हो रहा था कि वामपंथी और इस्लामिस्टों का एक जो गिरोह है वो प्रोटेस्ट कर रहा था और उसके बाद दंगे हो गए, 53 लोग मर गए, मान लिए। उसके बाद फिर आपने किसान आंदोलन पे क्या किया? वहां पे घोषित खालिस्तानी जो है वहां पे बैठे हुए थे और उसकी परिणति किसमें होती है?
26 जनवरी पे अटैक हो जाता है लोकतंत्र के, जो आप बोलते हैं ना भाई, वो एक पिलर है या जो भी है, झंडा उतार खालिस्तान का झंडा लगा दिया जाता है। आपने क्या क्या रमन्ना साहब, ये सब आपके समक्ष तो हुआ है, आपके या आपके ब्रदर जजेज जो होते हैं उनके समक्ष। क्या आपने उसको रोकने की चेष्टा की? नहीं की। उसमें आपने वो वीडियोस देखे हैं या नहीं? ट्रैक्टर जैसे चढ़ाया जा रहा था, तलवार जैसे खुल्लम खुल्ला भांजे जा रहे थे, लोगों की हत्याएं हुई उस प्रोटेस्ट में, कलाई काट दी, गर्दन काट दी बेअदबी के नाम पे, रेप और मोलेस्टेशन के चार्जेस लगे। कैसे कोई हाईवे के ऊपर ईंट और सीमेंट का मकान बना रहा है, एसी लग रहा है, आपने क्या किया? आपने वहां भी इंटरवीन नहीं किया। तो आपको कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का खूब नॉलेज था? आपको कौन सी अंडरस्टैंडिंग थी कॉन्स्टिट्यूशन की? आपने कहां ये चेक्स एंड बैलेंसेस को फॉलो किया? आप मूक दर्शक बनकर बैठे रहे। और फिर मैं अगर वही बात बोल दूंगा, आप उसी गिरोह का हिस्सा हैं या आप उस गिरोह से ब्लैकमेल होते हैं। इसी कारण देश में इस तरह की राष्ट्रव्यापी समस्याएं होती हैं और भीड़ तंत्र जो है लोकतंत्र के ऊपर हावी हो जाता है और संसद द्वारा पास किए गए कानूनों को सरकार को वापस लेना पड़ता है। ये सब आपके सामने, आपकी संस्था के सामने हुआ है। इसलिए यह ज्ञान मत दीजिए कि लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की समझ नहीं है, haven't understood constitution assign role to each organ। सब ज्ञान सर अपने पास रखिए और तब तक अपने पास रखिए जब तक आप अपने उत्तरदायित्व को अनिवार्य रूप से नहीं निभाते। अब जो है पारदीवाला साहब को एक डिजिटल पैनल डिस्कशन में बुलाया गया था, तो उन्होंने कुछ ज्ञान की बातें की। उन्होंने भी जुडिशरी के ऊपर बोला, लेकिन उनका फोकस जो है वो 2 दिन से गाली सुन रहे थे बेचारे, तो उसके ऊपर अधिक था कि सोशल मीडिया जो है कैसे रेगुलेटेड होना चाहिए और सोशल मीडिया में जब जजों के ऊपर अटैक होते हैं तो वो कैसे खतरनाक है, संकट की स्थिति है, मतलब पूरे लोकतंत्र के लिए। अपने लिए नहीं बोल रहे, जो चिरकुटों जैसे स्टेटमेंट देते हैं ये लोग कोर्ट में बैठ के, कोई कह रहा है कि नहीं पत्नी से पीट रहे हो तो देवी है, पत्नी की पिटाई तो प्रसाद होता है। इस तरह के स्टेटमेंट आपके जजेस देते हैं और आप जो चाहते हैं कि नहीं सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म करोगे वो तो एकदम गलत है। इनका पहला जो एक था सोशल मीडिया के संदर्भ में, वो टिपिकल है इन जजेज का, या जो भी व्यक्ति अपने विचारों से आपको जब सहमत नहीं कर पाएगा, आपको समझा नहीं पाएगा, तो वह सहारा लेता है कि फलाने किताब में इस राइटर ने क्या कहा था, फलाने देश में चार्ल्स बकेंस ने और डिकेंस ने क्या कहा था, उस किताब में क्या लिखा हुआ है। तो इन्होंने जो है सोशल मीडिया के संदर्भ में मैड्रिड के 1994 एक कुछ था, उसको इन्वोक किया कि उसमें बताया हुआ है क्या कैसे क्या करना है। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ स्पेन के जज हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, मैड्रिड में जो बात हुई वो कैसे यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी? फिर उसी का कॉन्स्टिट्यूशन भी ले लेते हैं। राज तो किया ही हमारे, मतलब स्पेन के भी कॉलोनीज थे हम लोग, कुछ कुछ पार्ट में फिर फ्रांस से ले लेते हैं, फिर इधर से ले लेते हैं, क्या बोलते हैं यूके से, इन सब से थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, उसी से देश चलेगा। अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना लॉ, ये सब मतलब 5:30 बजे बजट पास हो रहा था भाई 1947 से ही, ताकि अंग्रेज लोग जो है वो देख सके टाइम से, तो उसी में हम लोग चलते रहते हैं। अलग समाज है तो उसके यार्ड स्टिक्स जो हैं वो अलग होंगे। हमारा समाज अलग तरीके से रिएक्ट करता है किसी सिचुएशन को, क्योंकि हम अलग हैं, हमारी संस्कृति अलग है, हमारे सोचने समझने का तरीका अलग है। हम जिन सड़कों पे चलते हैं, सड़कों के किनारे जो फुटपाथ है वहाँ खोमचे वाले होते हैं,
वो अलग है। जो दूसरे को यहां केओस लगेगा, अराजकता लगेगी, वो हमारी वैयक्तिक दैनिक जीवन का एक अंग है, हमें कोई समस्या नहीं होती है उससे। तो आप वहां के लो इधर और वहां का पास क्या, अपना खुद पास कर लो ना, कुछ खुद बना लो। आप खुद चुन ही रहे हो अपने आप को, तो एक आध दो कॉन्फ्रेंस करके बना दो रूल्स एंड रेगुलेशन की, जो है हमारे जजमेंट पे आप क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं बोल सकते हैं। अगला इन्होंने जो बोला इसी में कि काफ़ी डेंजरस होगा अगर जजों का जो है क्रिटिसिज्म होने लगा, और ये एजेंडा ड्रिवन होता है। हमारा एजेंडा पारदीवाला जी एक ही है, हमारा एजेंडा है पारदर्शिता और न्याय। हमारा एजेंडा कुछ नहीं है, हम तो ये सब कहते भी नहीं कि आप किसके बेटे हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं जो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। खुदाई करने लगे तो 2-2, 3-3 जनरेशन में क्या क्या निकलता है सबको पता है कि कौन कैसे जो है यंगेस्ट अटॉर्नी जनरल बन जाता है कहीं का, किसके बाप क्या थे। हर तीसरा जज जो है या चाचा है एक जज का या भतीजा है एक जज का, और ये फैक्ट है, ऐसे तथ्य हैं। चंद परिवारों से पूरी की पूरी जुडिशरी चल रही है, हम उसमें नहीं जाते, हमने उस पर कभी प्रश्न नहीं किया। हमने प्रश्न इस बात पर किया है कि आप जो बिना काम के ज्ञान देते हैं, ये जो आपने बोला है कि जज का क्रिटिसिज्म, जज जब बिना बात का ब्लैबर करेगा कोर्ट में, कुछ भी बोलेगा, तो एजेंडा तो तुम्हारा है ना भाई। नुपुर शर्मा बोल रहे थे एफआईआर्स को क्लब कर दो, तुम ज्ञान दे रहे हो कि उसने आग लगा दिया देश में। तुमने वर्चुअली अब उस विषय पे जब बात कर ही रहे थे उदयपुर पे, तो तुम्हें तो यह भी बोलना चाहिए था ना, जिसने गला काटा उसका अपराध है भी क्या। नहीं, आपने कुछ नहीं बोला, आपने वर्चुअली एक क्लीन चिट दे दी कि नहीं, उसने ठीक किया भाई, नुपुर शर्मा ने बोला था। तो इस पे क्या हम क्रिटिसिज्म ना करें। आपने बहुत ही आराम से कह दिया कि नहीं नहीं, जो मामले सब जुडिसी हैं, जो न्यायाधीन हैं, उस पे जो है किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। फिर तो मीडिया वाले तो या तो संगीत के कार्यक्रम दिखाएं, क्योंकि जितने मामले हो रहे हैं सब तो न्यायाधीन ही होते हैं। जो भी चल रहा है, उमेश कोल्हे को मार दिया मुसलमानों ने, न्यायाधीन है मसला, एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है। उदयपुर का मसला न्यायाधीन है। महाराष्ट्र में जो हो रहा है, व्हिप कौन बनेगा, फ्लोर टेस्ट, वो भी न्यायाधीन है। सब तो टीवी पे दिखाया जा रहा है। अब आप डिक्टेट करोगी कि हम किस बात पे चर्चा करें और किस बात पे नहीं करें, और इस सब का बेसिस क्या है, आधार बिंदु क्या है, कहाँ से ये ज्ञान निकल के आ रहा है। हमें इसी बात पर चर्चा करनी चाहिए और उस बात पे नहीं करनी चाहिए चर्चा। सोशल मीडिया जो है उस पे जो होता है वो जजों के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। जज लोग सोचने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और हमेशा उनके दिमाग में ये चलता रहता है, तो इससे उनका जजमेंट जो है इन्फ्लुएंस होता है, ऐसा पारदीवाला जी का कहना है। तो ये तो आपका काम है ना, जज हैं, यही तो आपका मुख्य मतलब फंडामेंटल क्वालिटी है जजशिप का, कि आपको इन सब से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आपके लिए तो 3-4 गाइडिंग बुक्स हैं, दैट्स इट। संविधान, सीआरपीसी, आईपीसी, इसके अलावा आप क्यों कहीं और जा रहे हैं भाई। ये तो वही बात हो गई कि किसान बोल दे कि नहीं नहीं यार, मेरे खेत में मतलब इतना ज़्यादा प्रचंड धूप पड़ रही है तो मैं कैसे बचाऊं, नमी जो है सूख जाएगी इसके इन्फ्लुएंस से। किसान का तो काम है ना कि उसमें पानी डाले, वो नहर से पानी ले, वो पंपिंग सेट से पानी ले, कहीं से लेके डालेगा। उसी तरह जज का काम है न्याय देना, और उसके सामने वो किताबें हैं जिसके आधार पर उसे ये तय करना है। तो आप ये क्या बहानेबाजी कर रहे हो कि सोशल मीडिया से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हर आदमी, आंख कान भगवान ने दिए हैं,
तो उसकी ज्ञानेंद्रियां ये सब खुली रहती हैं, वो तो आपके पास आता रहेगा। आपको तो यही तो एकमात्र आपका कार्य है कि आंख पे पट्टी बांध के सारी पहचानों को निरस्त करते हुए केस का जो मेरिट है उसके बेसिस पे जो किताबें कहती हैं, जो दंड विधान कहता है, उसके हिसाब से आप निर्णय दे। तो आप कहें कि नहीं, अब फिर आप कह दें कि नहीं मेरा बीवी से झगड़ा हो गया, मूड खराब है, इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा हूं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सारे जजों के पारिवारिक जो हैं उनकी जो भी समस्या एकदम वो फैंटास्टिक है, उससे वो इन्फ्लुएंस नहीं होते, उससे उनका मूड खराब नहीं होता? भाई उसको आप घर पे ही छोड़ के आते हैं ना। तो सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं आप? क्यों ट्विटर पे जा रहे हो भाई? ये तुम्हारी समस्या है ना कि तुम ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे या न्यूज चैनल पे जाते हो और वो दिमाग में चलाते रहते हो। तो उसको मत चलाओ, उसको मत देखो। मीडिया का जो काम है उसको करने से आप कैसे रोक सकते हो? और ये बात मतलब आप सोचिए कि इस व्यक्ति ने सोशल मीडिया को यानी पब्लिक ओपिनियन को यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को उसी लाइन में रेगुलेट करने की बात की है जिस लाइन में ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। मतलब कोई कितना अनभिज्ञ हो सकता है तथ्यों से और वही फिर सामान्य बुद्धि से कि तुम एक जगह रेगुलेशन की बात कर रहे हो, एक जगह फंडामेंटल राइट्स की भी बात कर रहे हो, और रेगुलेशन की बात सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो तुम्हारी क्रिटिसिज्म करता है। रेगुलेशन की बात अगर तुम इस संदर्भ में करते कि आजकल हिंदू देवी देवताओं पे टिप्पणियां करना आम हो गया, इस पे तुम कहो हेट स्पीच टाइप की कुछ बात है, इस पे कहो तो इस पे चर्चा हो सकती है। तुम इस बात पे रेगुलेट करना चाहते हो कि नहीं हम लोग कुछ उलूल जुलूल बात बोल देते हैं कोर्ट रूम में, उस पर कोई टिप्पणी ना करें, उस पर सोशल मीडिया में चर्चा नहीं होनी चाहिए, इससे जो हमारी मतलब हमारे संकट आ जाएगा हमारे जजमेंट पे। ये किस तरह का वैचारिक दोहरापन है? दोहरापन की जगह कोई और शब्द का प्रयोग करना चाह रहा था, लेकिन अब जज की बात है। तो खैर अगली बात इन्होंने जो कही कि जजेस नेवर स्पीक थ्रू देयर टंग बट ओनली विद देयर जजमेंट्स। मतलब जज लोग जो है जीवा से बात नहीं करते, जजमेंट उनका बोलते। उसी कोर्ट रूम में तुम बैठे हुए थे जिसमें वो सूर्यकांत था, और तुम अपने अनियंत्रित जिह्वा से बोल रहे थे और ऐसी ऐसी बेहुदी बातें बोले कि शर्म आती है कि हम इस संस्था को, मतलब ये हमारी टॉप न्यायिक संस्था है और ये हमारे जज हैं जो आगे चल के चीफ जस्टिस बनेंगे। जजमेंट कहां बोला? 2 लाइन में जजमेंट कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये कह के तुमने हटा दिया। इतना ज्ञान दिया। जजेस तो आजकल यही सिर्फ टंग से ही बोलते हैं। जजमेंट तो कम ही हो रहा है इस देश में आजकल। और इन्होंने एक बात और बोला कि रेमेडी ऑफ जजमेंट शुड नॉट बी इन सोशल मीडिया बट हायर कोर्ट्स। अब जब सुप्रीम कोर्ट के जज ही बकैती करने लगे तो और कौन सा हायर कोर्ट है भाई? अब तो फिर वो धर्मराज का कोर्ट होगा ऊपर में, हिंदुओं के लिए मुसलमानों के लिए तो कयामत वाला दिन है। यही 2 कोर्ट बचते हैं, क्रिश्चियंस का मुझे पता नहीं है। हम रेमेडी जजमेंट का नहीं खोज रहे हैं, हम तुम्हें तुम्हारे उत्तरदायित्व से उसके समक्ष लाना चाहते हैं। और हम मतलब जनता का सामूहिक उनकी जो मांग है, सामूहिक जो विचार है उनके, उस पर भी, और खास करके जो इतना ज्यादा मतलब उसमें चर्चा की बात नहीं है कि तुमने क्या कह दिया नुपुर शर्मा वाली जजमेंट में। कोई मतलब जो दिमाग जिसका खराब नहीं है, जो मानसिक रोगी नहीं है, वो ऐसा कैसे कह सकता है अनलेस कि उसका अपना कोई एजेंडा ना हो। इस बात पर आप लोगों को सोचना होगा। अब मैं कुछ चीजें जो हैं उस पर बात करना चाहूंगा कि जुडिशरी में समस्याएं क्या क्या हैं और क्यों जुडिशियल रिफॉर्म्स की आवश्यकता इस देश में है। आप देखेंगे कि ये लोग हमेशा किसी एक पर्टिकुलर समूह को उनको संतुष्ट करने के लिए जजमेंट्स देते हैं या बोलते हैं।
आपको याद होगा एक मामला, बहुचर्चित मामला, जहां पे 5 अलग अलग धर्म मजहब के जजों को बेंच में डाला गया था, संवैधानिक बेंच। क्या दिखाना चाह रहे हैं आप कि हिंदू मुसलमान से जुड़ा कोई मसला है, उसमें 5 हिंदू जज नहीं हो सकते या 5 मुसलमान जज नहीं हो सकते। आप इफेक्टिवली यही कह रहे हैं ना कि हम जो है, और ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं, न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना चाहिए। वाह, ये न्याय होते दिख नहीं रहा था, ये यह दिख रहा था कि आपको लगता है कि अगर 5 हिंदू जज होंगे वहां पे, तो वो जो जजमेंट देंगे उस पे यही कहा जाएगा कि हिंदुओं ने अपने हिसाब से जज दिया। तो आपको अपने ही जजों में विश्वास नहीं है। अगर होता तो एक नॉर्मल केस की तरह उसमें जिन जज को लगाना होता आप, वैसे ही आप लगाते। आप हर ऐसे मामले में, ट्रिपल तलाक हो, राम जन्मभूमि, इसमें क्या कर देंगे कि एक मुस्लिम को डाल दो, एक इसको डाल दो। इस पे क्यों आप इतना ध्यान देते हैं? जब न्याय की जो देवी है, देवी या लेडी जो भी है, जिसपे पट्टी पहनाया हुआ आपने, उसके आंख पे पट्टी बंधी हुई है, तो फिर आपको ये सब क्यों हथकंडे अपनाने पड़ते हैं? ये तो बस बताने के लिए कह ही देते कौन, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी झाओ तेन, मतलब 11 जज की बेंच कर लेते भाई, उतना है हमारे। ट्राइबल एक रख लेते, एक लेस्बियन रख लेते, एक अफ्रीकन अमेरिकन, इस तरह के जज रख लेते तो और लगता है पूरे विश्व में संदेश जाता कि राम जन्मभूमि डिसाइड करने के लिए हमने जो, देखो पता नहीं, अफ्रीकन अमेरिकन जज को भी एक बोला है। ये सभी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। 5 करोड़ केस पेंडिंग है, और इस मुद्दे पर हर सेवानिवृत्त या जाता, उसका लास्ट डे जब होता है, वो जब भाषण देता है तब ये ज्ञान देता है, देश में इतने लंबित मामले, हमें कुछ करना चाहिए। अरे हाई कोर्ट के जजों को भरो, लोअर कोर्ट में जितने जजों की नियुक्तियां रोके हुए उसको सही करो। बार बार जो है वकीलों के हाथों जो है ब्लैकमेल होते रहते हो, तारीख ले लेके वो चलता जाता है, उसका कुछ करो, उसके लिए कुछ रेगुलेशंस बनाओ। सोशल मीडिया को रेगुलेट बाद में करते रह जाना। इन सब पे आपको कुछ नहीं करना है। जब आप सीट पर बैठे होते हैं तब कुछ नहीं करते हैं। ये सारा ज्ञान जब रिटायरमेंट की तरफ आदमी चला जाता है तब निकलता है इनका। नो एक्शन ऑन, जो भी जज हैं कुछ गलती करते हैं, उनके ऊपर कोई आता है, अपराध का आरोप लगता है, उस पर कोई इंक्वायरी नहीं होती। क्यों भाई? मतलब ये कैसे अज्यूम कर लेते हो कि जज लोग भ्रष्ट नहीं होते हैं, और है भी तो आप उस पर इंक्वायरी क्यों नहीं चलाते? उन पे केस क्यों नहीं होना चाहिए? आरटीआई का प्रोसेस इन्होंने पहले तो अपने आप को अलग रख रखा था, ये कह दिया कि नहीं टू मच ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, तो उससे क्या होगा कि इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ जुडिशियल ऑर्गन जो है ना, उस पर मतलब संकट उत्पन्न हो जाएगा अगर हम भी आरटीआई के दायरे में आ जाए। फिर भी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस भी आरटीआई के दायरे में आता है। इस तरह की बात, ये कहने की बातें थी। आज भी आप आरटीआई, नॉर्मल आरटीआई 10 रुपये में लगता है, और इन्होंने 500 रुपये कर दिए थे आरटीआई लगाने के चार्जेस। फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त करके 50 रुपया करवाया। क्यों भाई? उसमें फिर लगा दिया ये कि नहीं आपको बताना पड़ेगा कि आपको इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए। उसके बाद आप पर्सनल एसेट्स की जानकारी नहीं ले सकते कि किसका कितना जमीन है, किसका क्या चल रहा है। ये सब खोजी पत्रकारिता वाले ही करके ला सकते हैं, और वो भी लाएंगे तो हो सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उस पर लगा दिया जाए। जो भी है, हाई कोर्ट के अपने वेबसाइटों पे इस तरह से, मतलब आरटीआई किस मामले में, जो भी आरटीआई से संबंधित जानकारी है कि कैसे कैसे क्या क्या आप मंगवा सकते हैं सूचनाएं, पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पे जो है इतना धुंधला है कि आप पढ़ नहीं सकते हैं उस पर क्या है।
और एक हाई कोर्ट है, वहां पे जो है इस तरह से मतलब नंबरिंग किया हुआ है कि आपको पता नहीं चलेगा। जानबूझकर इन्होंने इस तरह का बना दिया पूरा एक तंत्र कि आप परेशान हो जाएंगे इंफॉर्मेशन मांगने में कोर्ट से। डिस्करेज किया जाता है, फाइल नहीं करते हैं। इनके जो पीआईओ होते हैं वो लेंगे ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करते आरटीआई को। इस तरह की समस्याएं हैं और ये लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हम तो इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, हम तो अकेला अच्छे हैं भाई, बाकी सब तो करप्ट हैं, मतलब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, या जो भी अपने आप को ओनली इंडिपेंडेंट टाइप करना, तो इसका तो यही अर्थ निकल कर आता है। एसेट्स का डिक्लेरेशन अवश्य ही होना चाहिए और जितने भी प्रोमिनेंट पोस्ट पे लोग हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनका, उनके पत्नी का, उनके बच्चों का, इन सब का एसेट्स जो भी है वो सब पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। इससे एक अच्छी बात होगी, अच्छी बात वो यह है कि लोगों को पता चलेगा कि एक जज की उसकी मतलब आय क्या होती है, उसके आय का क्या स्रोत होता है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, लोग जानना चाहेंगे। और ये इसलिए जानना चाहेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप कितना पैसा जुटा रहे हैं और आप किस तरह के जजमेंट दे रहे हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। ये जब तक नहीं होगा तब तक करप्शन के लिए एक डिटरेंट नहीं बन पाएगा। हर पब्लिक ऑफिसर को पारदर्शी होना चाहिए, उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि जिस जज के कमरे में हम लोग बैठकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उसकी पत्नी कितनी कंपनी में डायरेक्टर है, उसका बेटा कहाँ पढ़ाई कर रहा है, उसके कम से कम एसेट्स के बारे में कितना पैसा उसने संग्रह किया है, जमा किया है, क्या है नहीं है, इसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में स्वतः इनको डालनी चाहिए। अगर ये क्लेम करते हैं कि ये अकेले इंडिपेंडेंट ऑर्गन है तो ये जानकारी इनको पब्लिक में डाल देनी चाहिए। और ये फर्जी बातें ना करें कि इससे जो है हमारा जो है संकट उत्पन्न हो जाएगा, हमारी फैमिली खतरे में पड़ जाएगी। नहीं भाई, बाकी किसी की नहीं पड़ती खतरे में, आप ही लोग जो है, आप ही लोग का सिर्फ खतरे में पड़ जाता है। हमारा पूरा टैक्स का हमारे पास क्या है, हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड सब जुड़ा हुआ है, हमारी जानकारी पब्लिक में है, आपकी नहीं हो सकती पब्लिक में। एक जो और समस्या है वो है एलिवेशन ऑफ डाउटफुल जजेज कॉलेजियम के सिस्टम से। ऐसे जजेज जिनके ऊपर हमारी आईबी जो है, हमारी अपनी पुलिसिंग संस्थाएं हैं, उनको समस्या होती है, वो जब लिख के भेजते हैं कॉलेजियम वाले नहीं मानते, बोलते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक है, हमने जिसको बोल दिया उसको आप चुन के डालिए, उसकी अपॉइंटमेंट कीजिए। एक तरह की ब्लैकमेलिंग है। आप जब रमन्ना साहब यूएसए में ज्ञान दे रहे थे तो यूएस का सिस्टम ले लो जजों को भी अपॉइंटमेंट करने का, यूके का ले लो जहां एक कमीशन है, जर्मनी का ले लो जहां लोअर हाउस और अपर हाउस मिलके जो है एक एक तिहाई जजों को चुनते हैं। यहाँ पे मेरिटोक्रेसी की जगह कुछ नहीं है, अपना इन्होंने 1993 के बाद बना लिया है और 81 से ही चल रहा था कि हमें जो है अपना कुछ बनाना है, और वर्चुअली हर तरह से इम्यून कर लिया है कि हम जो बात कहें वही अंतिम है, हमारी जो इच्छा होगी उन्हीं जजों को हम आगे बढ़ाएंगे। ज्ञान देने के लिए यूएस और मैड्रिड सबको खींच लाते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर बिंदु पे इस पे कुछ नहीं बोलते, इस पे कुछ नहीं बोलते कि आप कुछ फैमिली से ही इतने जजेज क्यों आ रहे हैं, क्या उसका कॉलेजियम से कोई सीधा लेना देना है। ये सब पे इन लोगों की कोई भी बात आप पब्लिक डोमेन में नहीं देखेंगे। हमेशा ये लोग इस बात पे चले जाते हैं कि नहीं नहीं अगर हम ये कर देंगे तो पब्लिक का फेथ जो है सिर्फ जुडिशरी में ही बता है, वो जो है समाप्त हो जाएगा। पब्लिक भाई, समाप्त तो हमारा विश्वास पॉलिटिक्स से भी हो गया है। हमने क्या वोट देना बंद कर दिया?
विकल्प आते रहते हैं। आप जिस दिन ये कॉलेजियम का सिस्टम त्याग दोगे, आप जिस दिन अपने एसेट्स को ऑनलाइन डाल दोगे कि हमारे बेटे पोते जो भी जहाँ पे हैं उसके पास इतना पैसा है, ये है हमारी संपत्ति का ये ब्यौरा है, आप जिस दिन डाउटफुल जजेज को प्रमोट करना बंद कर दोगे, उस दिन से लोगों में आस्था जो है, उनकी आस्था में वृद्धि ही होगी। हमें कम से कम ये लगेगा कि ये आदमी ट्रांसपेरेंट तो है, ये ऑर्गन जो है अपने बारे में बता रहा, ये लोग बता रहे हैं स्वयं सामने आके, तो हमारा विश्वास और प्रबल होगा, ना कि क्षरण होगा उसका कि नहीं हो। तो इस तरह की बातें करना बंद कीजिए, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है कि पब्लिक का फेथ जो इरोड कर चुका है, हम मजबूरी में न्यायालय जाते हैं क्योंकि हम कहीं और नहीं जा सकते, इसलिए आपको ही ये फेथ को रिस्टोर करने का सारा काम आपको ही करना पड़ेगा। जिस तरह से पुलिसिंग सिस्टम को, जिस तरह से बाबूडम का सिस्टम को, जिस तरह से नेताओं के सिस्टम को, सबको रिफॉर्म की आवश्यकता है, उसी तरह जुडिशरी को भी रिफॉर्म की आवश्यकता है। अगर इसमें बदलाव नहीं आएंगे तो ये सब कहने की बातें हैं। रमन्ना साहब उधर अमेरिका से कंपेयर करें अपना, या जो भी है जहाँ पे भी ये लोग करें, सब कहने की बातें हैं, कुछ नहीं होगा। ये बकैतियाँ चलती रहेंगी। आम आदमी हर साल जो अगले साल 2016 तक 4.4 करोड़ केस पेंडिंग थे, 22 में जो है 5 करोड़ हो चुका है, 5 साल बाद जो है 5.5 करोड़ हो जाएगा। ये चलता रहेगा, ये हम चलाते रहेंगे, क्योंकि भाई भारत का तो दूसरा नाम ही है, चलता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।